हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, राइट। और ये टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है। आई मस्ट से ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें अच्छी बात ये है कि अकाउंट्स का इसमें कोई भी फंडा नहीं है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, मतलब बेसिकली हम उसको अकाउंट्स बोलते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अकाउंट्स का इसमें कुछ भी पोर्शन नहीं है काम का। मतलब यहां पर कोई डेबिट क्रेडिट की चर्चा नहीं की जाएगी, कोई भी लेजर अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L, कुछ भी बात नहीं की जाएगी। यहां सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक का नाम है एवरेज ड्यू डेट। इस टॉपिक में हमें कुछ कैलकुलेशंस को निकालना सीखना है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें से आता ही आता है। एवरेज मान सकते हैं कि आप 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है इस टॉपिक में से। टॉपिक बहुत शानदार है, अगेन बोलूं, ठीक है। कैसा होने वाला है टॉपिक, चलिए देखते हैं। एवरेज ड्यू डेट। एज आई सेड कि इस चैप्टर में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन छोड़ देना, कोई डेबिट क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला। बहुत शानदार चीज मिलने वाली है इसमें। गाइस, अगर मैं आपको बोलूं भाई ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं ड्यू डेट का मतलब क्या होता है। ड्यू डेट, तो आप बोलोगे सर ड्यू डेट मतलब ऐसी कोई डेट जिस डेट पर हम कोई पेमेंट करेंगे या हमें कोई पेमेंट मिलेगा। एक पर्टिकुलर डेट तय होती है। यूं कह लो कि आप मेरे पास मेरी क्लासेस अटेंड करने आए फेस टू फेस, और मैंने कहा कि भाई अकाउंट्स की फीस है 10,000 रुपए और आपको इसको जमा करना है 10 दिन के अंदर अंदर। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 20 अप्रैल। सो मैंने बोल दिया कि 20 अप्रैल इसकी ड्यू डेट है, राइट। जैसे मोबाइल, जैसे टेलीफोन का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो उसकी एक ड्यू डेट होती है कि किस दिन तक आपको पे करना ही है। अगर उस दिन तक पे नहीं किया, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आजकल तो गैस कनेक्शन के जो बिल होते हैं, गैस के जो सिलेंडर्स आते हैं, अब तो डायरेक्ट टू होम गैस की पाइपलाइंस आती है, जो बिल आता है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, मोबाइल फोन्स का पोस्टपेड का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, इन सब में कॉमन बात क्या होती है, ड्यू डेट होती है, राइट। और ये ड्यू डेट क्या काम करती है, ड्यू डेट आपको बताती है कि इस डेट तक पेमेंट कर देने का है। अगर आपने इस डेट तक पे नहीं किया तो क्या होगा, तो हम आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कहीं पर उसको पेनल्टी नाम दिया जाता है, कहीं पर उसको इंटरेस्ट नाम दिया जाता है, कहीं पे कुछ और नाम दिया जाता होगा, बट इट इज वन इन द सेम थिंग। आप अगर बैंक से लोन लेते हो और बैंक आपको कहता है कि आपको ये लोन वापस करना है एक पर्टिकुलर डेट पे, तो उस डेट को अपन क्या बोलेंगे, ड्यू डेट। क्या बोलेंगे, ड्यू डेट। और वो डेट तक अगर आपने टाइमली पे नहीं किया तो बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देता है, पेनल्टी चार्ज करता है, राइट। तो इस चैप्टर में हम कुछ ड्यू डेट्स पर ही पढ़ने वाले हैं। अब ये एवरेज ड्यू डेट क्या होता है, एवरेज ड्यू डेट क्या होता है। गाइस माफ करना, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। मेरे जो टीम के जो बंदे हैं वो थोड़े से नालायक आदमी हैं, स्पेलिंग भी ढंग से चेक नहीं करते, और थोड़ा सा नालायक मैं भी हूं कि मतलब मुझे भी रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला, माफ करिएगा। एवरेज ड्यू डेट्स, बेसिकली इस चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट्स। नाउ व्हाट इज दिस एवरेज ड्यू डेट्स। वर्ड एवरेज क्यों लगाया जा रहा है, वर्ड एवरेज क्यों लगाया जा रहा है, मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अलग अलग डेट्स पर गुड्स सेल किए। मैंने आपको
एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने आपको अलग अलग डेट्स पर गुड्स सेल किए, अलग अलग डेट्स पर गुड्स सेल किए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 15 अप्रैल 2020 पे सेल किया, फिर मैंने 5 मई 2020 को सेल किया, 27 जून 2020 को सेल किया। क्या किया? गुड्स सेल किया। सर कितने कितने अमाउंट का सेल किया? हाँ, मान लीजिए मैंने 15 अप्रैल को आपको सेल किया 1 लाख रुपए का गुड्स। मैंने आपको 15 अप्रैल को सेल किया 1 लाख रुपए के गुड्स, मैंने आपको 15 अप्रैल को सेल किए। 5 मई को मैंने आपको 1,30,000 के गुड्स सेल किए। 1,30,000 के गुड्स मैंने आपको 5 मई को सेल किए, और 27 जून को मैंने आपको 90,000 के गुड्स सेल किए। दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली क्रेडिट सेल्स। और मैंने आपको बोला कि जो मैंने आपको 15 अप्रैल को सेल किया है, आप मुझे पेमेंट कर दोगे, आप मुझे पैसा दे दोगे, पेमेंट जो कर दोगे, दैट शुड बी 10th of June 2020. That should be 10th of June 20, right? जो मैंने आपको 15 अप्रैल को सेल किए हैं गुड्स, आप मुझे उसका पैसा 10th अप्रैल को देंगे, राइट? जो मैंने आपको 5 मई को सेल किया है, 5 मई को सेल किया है, मैंने आपको बोला कि वो पैसा आप मुझे 30th जून तक दे दोगे। कब तक? 30th जून तक। और जो 27 जून को मैंने आपको सेल किया है, आप मुझे पे कर दो, आप मुझे पे कर दो से 31st of July 20 तक। बेटा ये अलग अलग दिन पे अलग अलग ट्रांजैक्शंस किए मैंने आपके साथ। 15 अप्रैल को अलग ट्रांजैक्शन किया, 5 मई को अलग ट्रांजैक्शन किया, 27 जून को अलग ट्रांजैक्शन किया, क्रेडिट सेल किया गुड्स का। और मैंने आपको बोला कि ये कुछ डेट्स हैं, इन डेट्स तक मुझे पेमेंट मिल जाना चाहिए। अगर मुझे 10 जून तक पेमेंट नहीं मिला 1 लाख रुपए का, तो मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। 10 जून के बाद आप जितना भी लेट करते हो, लेट लतीफी अगर करते हो, 10 जून के बाद अगर आप लेट करते हो, तो मैं आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। यहां 30th जून के बाद अगर आप पेमेंट देने में लेट करते हो, तो मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और 31 जुलाई के बाद अगर आप पेमेंट देते हो, 31 जुलाई तक पेमेंट नहीं करोगे, लेट करोगे, तो मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इंटरेस्ट will be charged if not paid on time at the rate of 10% per annum. पर एनम मतलब साल भर के हिसाब से 10% का रेट इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप महीने भर की लेट करते हो तो 1 महीना का जो भी बनता है, वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं? अब आपके सामने क्या पॉइंट है? आपके सामने पॉइंट यह है कि ये 3 अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, ये 3 अलग अलग ड्यू डेट्स हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप जो आपको ड्यू डेट बताई गई है, आप वो अलग अलग ड्यू डेट्स पर पेमेंट कर लीजिए। जैसा बोला गया है अलग अलग डेट्स पर पेमेंट कर दीजिए। अगर आपने अलग अलग डेट्स पर पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। बट अब मुद्दा क्या है? अब स्टार्ट हो रहा है अपना चैप्टर।
आप चाहते हो कि जो टोटल अमाउंट है 1,130 और 90, आप मुझसे कह रहे हो कि जय भाई मुझसे तुम 3,20,000 का पेमेंट इकट्ठा ले लो एक ही कोई ड्यू डेट पर। मैंने समझा नहीं, मतलब अरे जय भाई देखो भाई 1,00,000 मुझे तुम्हें देना है 10 जून को, एक 30 देना है 30 जून को और 90,000 देना है 31 जुलाई को। मैं यार अलग अलग डेट्स पर पेमेंट नहीं करना चाह रहा, मैं अलग अलग डेट्स पर पेमेंट नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे तो एक ऐसी डेट बताओ जिस डेट पर मैं तुम्हें इकट्ठा 3,20,000 का पेमेंट कर दूं, एक ही ऐसी डेट हो और उस डेट पर मैं तुम्हें पेमेंट भी कर दूं और इंटरेस्ट भी चार्ज ना हो, इंटरेस्ट का भी कोई लफड़ा ना हो, इंटरेस्ट भी चार्ज ना हो। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? इंटरेस्ट भी चार्ज ना हो, ऐसी डेट को बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। यहां गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर ड्यू डेट्स ज्यादा है, बहुत अलग अलग ड्यू डेट्स हैं। मेरे एग्जाम्पल में 3 ड्यू डेट्स हैं, देयर में बी 4, 5, 10, 15, 50, 500 ड्यू डेट्स। हमसे पूछा जा रहा है इस चैप्टर में, हमसे ये बोला जा रहा है कि इन सभी ड्यू डेट्स का एक एवरेज ड्यू डेट निकाली जाए जिस बेसिस पे इंटरेस्ट भी चार्ज ना हो, मतलब हम इंटरेस्ट भी पे करने से बच जाएं और हमें एक ही डेट पर पूरा पेमेंट करना पड़े, कुछ लेट कुछ अर्ली। हो सकता है 1,00,000 को मैं थोड़ा सा लेट कर दूं, हो सकता है 90,000 को मैं थोड़ा सा अर्ली कर दूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, मैं अलग अलग पेमेंट नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे तो एक ऐसी डेट बताओ जिस डेट पर मैं 3,20,000 का इकट्ठा पेमेंट कर दूं और इंटरेस्ट भी चार्ज ना हो। उस एक ऐसी डेट को, ड्यू डेट को बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट। तीनों में से कोई ना कोई एक डेट होगी, तीनों में से मतलब इन तीनों में से कोई एक नहीं होगी, इन तीनों को मिलाकर हमें एक एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। समझ रहे हो मेरी बात? गाइस मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यहां तक क्लियर है फंडा? तो अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ये चैप्टर में अलग अलग टाइप से अलग अलग केसेस बनाए गए हैं। बेसिकली इस चैप्टर में 4 डिफरेंट केसेस बनाए गए हैं, ठीक है ना? मैं अभी केसेस पर नहीं आऊंगा, मैं अभी ज्यादा टर्मिनोलॉजी क्या क्या हमें याद करनी है वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? आप ये मत सोचना सर आपने तो बस क्वेश्चन करवाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन ये चैप्टर ही ऐसा है, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझाओ कि बेसिकली इस चैप्टर का मतलब क्या होता है और वो एग्जाम्पल्स कुछ करवाओ, फिर बाद में कुछ कंसेप्ट्स की बातें करो। टेक्निकली अभी मैं आपके साथ कंसेप्ट ही बात कर रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि एवरेज ड्यू डेट का फंडा होता क्या है, मतलब क्या होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक ऐसी डेट, एक ऐसी कॉमन डेट जिस डेट पर अगर मैं पूरा 3,20,000 का पेमेंट कर दूं तो ना लेनदार को ना देनदार को, सर ये क्या बोला आपने? लेनदार देनदार, लेनदार मतलब मुझे आपसे पेमेंट लेना है, मैं हूं आपका क्रेडिटर, आपको मुझे पेमेंट देना है, आप हो मेरे डेटर, मतलब दोनों को कोई इंटरेस्ट ना लेना पड़े ना देना पड़े, मतलब बिना इंटरेस्ट की लेन देन के आप हमें पेमेंट भी कर दोगे 3,20,000 का। वो डेट कौन सी डेट मानी जाएगी? मैंने आपको बोला था 2 तरीके हैं। अगर तुम मुझे 10 जून तक पेमेंट कर दोगे तो मैं इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे 30 जून तक पेमेंट कर दोगे तो मैं दूसरा वाला जो पेमेंट है 30 जून तक कर दोगे तो मैं इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। एक सेकेंड गाइस। और अगर तुम मुझे तीसरा पेमेंट कर दोगे 31 जुलाई तक का, 31 जुलाई तक अगर तुम मुझे तीसरा पेमेंट कर दोगे तो मैं तुमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? एक तो ऑप्शन ये है कि 10 जून तक कर दो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, 30 जून तक कर दो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, और ये वाला 31 जुलाई तक कर दो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। तीसरा, या तो मैं तुम्हें एक कॉमन डेट बता रहा हूं, उस कॉमन डेट पर मुझे ये पूरा पेमेंट कर देना तो भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, ना मैं तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ना तुम्हें कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत पड़ेगी। उसको कहते हैं एवरेज ड्यू डेट। अब ये कैसे निकाली जाती है एवरेज ड्यू डेट?
ठीक है गाइस, हमें एवरेज ड्यू डेट चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, इन तीनों में से आपको कोई भी एक डेट को बेस डेट मानना है। कोई भी एक, कोई भी जो मन करे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, जो भी करना चाहो, जो डेट तुम्हें अच्छी लग रही है। तुम्हारा जिस डेट पे भी हैप्पी बर्थडे आता है, मान लो इन तीन में से तुम्हारे गर्लफ्रेंड का हैप्पी बर्थडे आता है, तुम्हारे घर वालों का बर्थडे आता है, तुम्हें लगता है जून महीना बहुत अच्छा है, तुम्हें लगता है जुलाई महीना बहुत अच्छा है, 31 तारीख अच्छी नहीं है, 30 तारीख अच्छी है, 10 तारीख अच्छी है, वगैरह वगैरह, जो मन चाहे वो करो। कोई भी एक डेट को तुम्हें बेस डेट मानना है। कौन सी डेट? बेस डेट, बेस डेट मानना है। आईसीएआई क्या करता है साहब? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो ये चैप्टर ड्राफ्ट किया है, उसमें जो सॉल्यूशंस बनाए हैं, आईसीएआई हमेशा सबसे छोटी डेट को बेस डेट मानता है। 10 जून, 30 जून, 30, 31 जुलाई, तो सबसे पहले वाली डेट कौन सी आ रही है? 10 जून। तो आईसीआई सबसे पहले वाली डेट, मतलब सबसे छोटी डेट को वो बेस डेट मानता है। आप भी वैसे कर सकते हो और अलग तरीके से भी कर सकते हो। पहले मैं आईसीआई के तरीके से करवा लेता हूं, अलग तरीके से भी करवा लूंगा एक आध कोई एग्जाम्पल। तो आपको पहले मानना है बेस डेट। चलो, तो आपकी बेस डेट है 10 जून 20, ठीक है ना? 10 जून 20। अब आपको क्या गिनना है? आपको गिनना है नंबर ऑफ डेज बियॉन्ड 10 जून 20। अब 10 जून के बाद कितने कितने दिन हो रहे हैं इन डेट्स के बेसिस पर। 10 जून आपकी एक बेस डेट हो गई, समझ गए? तो मुझे बताइए 10 जून से 10 जून 0 डेज, 10 जून से 30 जून, 10 जून से 30 जून कितने डेज हो रहे हैं? 10 जून से 30 जून। तो आप 10 जून से अगर जब गिनोगे तो 11 जून से लेकर गिनना शुरू करोगे। 10 जून वाले को छोड़ दो। व्हेन यू आर कैलकुलेट 10th जून टू 30th जून, तो आप स्टार्ट करोगे 11th जून से। कब से स्टार्ट करोगे? 11th जून से। ठीक है बेटा, 11th जून से स्टार्ट करोगे। करो। तो ये होते हैं सर 20 डेज। 10 जून से 30 जून होते हैं 20 डेज। 10 जून से, तो 10 तारीख को छोड़ दो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 20 दिन। वैसे ही 10 जून से 31 जुलाई, 10 जून से 31 जुलाई कितने दिन हुए? आई थिंक 20 दिन जून के हुए और 31 ये, 51 डेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? 51 डेज। अभी मैंने क्या किया, मैं फिर से बता दूं, हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं एवरेज ड्यू डेट। एक ऐसी डेट जिस डेट पर मैं इकट्ठा पेमेंट कर दूं और इंटरेस्ट भी पे ना करना पड़े। ठीक है, अब एक काम करो, एक हेडिंग बनाएंगे, प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मतलब ये अमाउंट जहां मैं स्टार लगा रहा हूं और जो ये नंबर ऑफ डेज है, इनको इंटू करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोडक्ट मतलब अमाउंट और डेज को इंटू करना है। 1 लाख इंटू 0, 0। 1,30,000 इंटू 20, 130 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 26 लाख। 90,000 इंटू 51, ये हो जाएगा 45,90,000। अब इस प्रोडक्ट को कर दो टोटल। $71,90,000। दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। और इस अमाउंट को तो आपने टोटल किया ही हुआ है। ठीक है, यहां तक बेटा क्लियर?
हम एवरेजिंग कर रहे हैं, बेसिकली वेटेड एवरेज कर रहे हैं प्रोडक्ट इनटू करके। अब देखो क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है 71, 90 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट 320, इट इज 22.46 या 47 डेज, इसको बोलेंगे डेज। जब डेज पॉइंट में आते हैं तो आपको हमेशा एक प्लस करना है राउंडिंग ऑफ में, मतलब 23 डेज अप्रॉक्स, 23 डेज अप्रॉक्स। नाउ ये 23 डेज को आपको कहां से गिनना है, आपने बेस डेट मानी थी, याद है आपको? तो बेस डेट में आपको ऐड करना है एडिशनल डेज जो आपने निकाले, मतलब 23 करिए ऐड। अगर आप 10 जून में 23 डेज ऐड कर देंगे तो क्या डेट आएगी? 10 जून में अगर मैं 20 दिन ऐड कर दूं तो 30 जून तक पहुंच जाएंगे। जून में 30 डेज ही होते हैं, 3 दिन और मुझे ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3, मतलब 3rd ऑफ जुलाई, 3rd ऑफ जुलाई 20। आप जानते हो 3rd ऑफ जुलाई 20 को हम बोलेंगे इज एवरेज ड्यू डेट। ये एक ऐसी डेट है जिस डेट पर मैं इकट्ठा 3,20,000 पे करूंगा। मतलब सोचो 1,00,000 मुझे पे करना चाहिए 10 जून को, अगर मैं 10 जून को पे नहीं भी करता हूं, 3 जुलाई को भी करता हूं, 1,30,000 मुझे पे करना चाहिए 30 जून को, अगर मैं 3 जुलाई को भी पे करता हूं, और 90,000 मुझे 31 जुलाई को करने पड़ेंगे, पर मुझे करने चाहिए, बट अगर मैं 3 जुलाई को कर देता हूं तो कुल मिला के अगर मैं तीनों पेमेंट 3 जुलाई को कर देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मुझे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए कि हमने कैसे किया। फिर से बता दूं, आपने क्या किया, आपने तीनों में से किसी भी एक डेट को आपको बेस डेट चुनना है। आईसीआई कहता है कि सबसे जो कम छोटी डेट है, मतलब जो सबसे पहले डेट आ रही है, उसको बेस डेट चुनो। हमने बोला ठीक है भाई, वहां से लेकर आप नंबर ऑफ डेज गिनो, तो वहां से लेकर हमने नंबर ऑफ डेज गिने, उन नंबर ऑफ डेज को अमाउंट से इंटू कर दो तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कर दो टोटल, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका एडिशनल डेज, और इस एडिशनल डेज को ऐड कर दो बेस डेट में तो आपकी आ जाएगी एवरेज ड्यू डेट। आई बात समझ में? अभी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि अगर मैंने सारे के सारे 3,20,000 के पेमेंट 3 जुलाई को भी कर दिए तो भी मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? पहले इसको देखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं।
हाँ जी, अब देखिए मैंने आपको बोला कि भाई साहब ऐसा है कि 3 जुलाई हो गई एवरेज ड्यू डेट। अगर मैं 3 जुलाई को सारे के सारे पेमेंट कर देता हूं तो भी मुझे इंटरेस्ट ना लेना पड़ेगा ना देना पड़ेगा। देखो कैसे, ध्यान से मेरी बात को समझेगा और थोड़ा सा सिंधी बनिया या ढंग का दिमाग चलाना, ठीक है ना? प्लीज डोंट माइंड, बाकी लोग बुरा ना माने। हमारे देश में कहा जाता है ना, सिंधी दिमाग, बनिया दिमाग, गुजराती दिमाग अच्छा दिमाग होता है, ठीक है? तो बाकी दिमाग भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बट चलाइएगा, ठीक है? चलो ओके, अभी हुआ क्या, मैंने दिमाग पर बात की तो हमारी मोहतरमा मतलब मेरी वाइफ दामिनी चावला वो आके मुझे घूर के देखने लगी, बिकॉज वो ठहरी पंजाबी। अब वो ठहरी पंजाबी तो मैंने पंजाबियों का नाम लिया नहीं ना, उसकी नजरों में पंजाबीज आर बेस्ट, हर जगह पंजाबीज आर बेस्ट। तो ठीक है, हम उसको खुश करने के लिए बोल देते कि पंजाबी दिमाग लगाओ बस। चलो चलिए गाइस, जोक्स अपार्ट आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि लेट्स प्रूव इट कि 3 जुलाई पे अगर पेमेंट कर भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा गाइस, मुझे 1 लाख का पेमेंट कायदे से 10 जून को करना था, पर मैंने 3 जुलाई को किया। कायदे से 10 जून को करना था, तो कितने नंबर ऑफ डेज ज्यादा किया? ज्यादा मैंने कितने नंबर ऑफ डेज का डिले किया? अगर आप नंबर ऑफ डेज की बात करोगे तो मैंने 23 डेज का डिले किया, 23 डेज का डिले किया। तो कायदे से इस 1 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट 23 डिवाइड बाय 365, 23 डेज के डिले के कारण इंटरेस्ट लगना चाहिए 1 लाख इंटू 10% इंटू 23 डिवाइड बाय 365, तो इंटरेस्ट लगना चाहिए 630 रुपए अप्रॉक्स, ठीक है ना? 630 रुपए अप्रॉक्स। अच्छा, ये एग्जाम्पल को वापस से रिवाइंड करें। ये एग्जाम्पल था क्या? मैंने आपको गुड्स बेचे थे, तो मैंने आपको बोला कि मुझे 10 जून को पेमेंट चाहिए, आप मुझे पेमेंट कर रहे हो 3 जुलाई को, तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, यस, तो मेरे लिए ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। दूसरा, 1,30,000 का पेमेंट 30 जून की ड्यू डेट थी, जबकि आप मुझे कर रहे हो 3 जुलाई, क्योंकि 3 जुलाई एक एवरेज ड्यू डेट है, तो आप मुझे 3 दिन लेट कर रहे हो, तो मैं आपसे 3 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 1 लाख इंटू 10%, 3 डिवाइड बाय 365। तो करो, मैं 3 दिन का इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करूंगा इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 365। अरे बाप रे, 130 इंटू 10%, 13,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 365, ये होगा 107 रुपए। मैं आपसे इतना इंटरेस्ट रिसीव करूंगा। आया समझ में कि नहीं? गाइस क्लियर है कि नहीं? अब 90,000 आपको मुझे देने थे 31 जुलाई को, जबकि आप मुझे अर्ली पेमेंट कर रहे हो, 3 जुलाई को पेमेंट कर रहे हो, तो उल्टा बल्कि मुझे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंधी दिमाग चलाओ, मैंने तभी बोला दिमाग चलाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट, बल्कि आप मुझे अर्ली पेमेंट करोगे तो मैं आपको उल्टा इंटरेस्ट दूंगा। तो 90,000 इंटू 10% इंटू, निकालिए, 28 डेज, ये आ गया 690। मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 690 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो टेंटेटिवली इंटरेस्ट रिसीव कितना कर रहा हूं मैं आपसे? 630 और 107, 737, और इंटरेस्ट पे कितना कर रहा हूं? 690।
तो ये थोड़ा सा मेरा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। बेसिकली डिफरेंस कितना है 47 रुपीज का। 47 रुपीज का, कायदे से इतना भी नहीं आता है 47 रुपीज का, क्योंकि मैंने ये क्या है खुद से एग्जाम्पल सेट किया है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करने के कारण थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। हालांकि राउंडिंग ऑफ का भी डिफरेंस नहीं आता है, मैं जब आगे आपको क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो कहने का मेरा मतलब कि यहां पर क्योंकि मैंने एग्जाम्पल सेट किया, तो आप यूं समझो कि मैंने जितना आपसे लिया उतना ही उतने के आसपास ही मैं आपको दे भी रहा हूं, तो टेक्निकली ये 0 के आसपास आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भले आप मुझे पेमेंट 3 जुलाई को कर रहे हो, जबकि करना चाहिए 10 जून, 30 जून, 31 जुलाई को, तो भी इंटरेस्ट अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा। कुछ लेंगे कुछ देंगे, क्योंकि हमने एक एवरेज ऐसी डेट निकाली जिस डेट पर पेमेंट करने से ना मुझे इंटरेस्ट आपसे लेना है ना मुझे आपको इंटरेस्ट देना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? बट हाँ, अगर 3 जुलाई के बाद तुम मुझे पेमेंट करोगे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट लग जाएगा। समझे कि नहीं? सो आपको अभी क्या ध्यान देना है? आपको यह ध्यान देना है कि हमने एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाली। सिंपल तरीका था, आपको ड्यू डेट्स में से कोई भी एक डेट सिलेक्ट करनी है, बेस डेट जिसको आप बोलते हो बेस डेट। जनरली वो बेस डेट सबसे पहले वाली डेट होगी, रीसेंट वाली डेट होगी बेस डेट। अंडरस्टूड और नॉट? ना वो जो बेस डेट हो जाएगी, वो जो बेस डेट होगी, उस बेस डेट से लेकर बाकी डेट्स का बीच का गैप निकालना है आपको। बाकी डेट्स का बीच का आपको गैप निकालना है। आपने गैप निकाल लिया, उस नंबर ऑफ डेज को आपको इंटू करना है अमाउंट से, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, इट विल बी एडिशनल डेज 23 डेज। समझे कि नहीं? इट विल बी 23 डेज। गाइस क्लियर हुआ कि नहीं? तो उस हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से एवरेज डेट निकालते हैं। सर मान लीजिए हम बेस डेट 30 जून लेते, फिर क्या होता? चलिए वो भी करके बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए बेस डेट होती 30 जून, तो देखो क्या होता, नंबर ऑफ डेज बियॉन्ड 30 जून। पहली वाली की बात करें तो यहां 20 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 30 जून से पहले 10 जून आ रहा है, तो माइनस में 20 आ जाएगा। 30 जून से 30 जून 0 हो जाएगा, और 30 जून से 31 जुलाई 31 दिन हो जाएगा पॉजिटिव। मैं फिर से बोल रहा हूं, -20 क्यों किया? क्योंकि 30 जून मेरी बेस डेट है, मुझे वापस 10 जून जाना है, तो पीछे जाना है, तो इसलिए मैंने माइनस किया। अच्छा, अमाउंट क्या था? 1 लाख, 130 और 90, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 20, 20 लाख नेगेटिव, ये 0, और 90,000 इंटू 31, 27 लाख 90,000 ये पॉजिटिव। तो अब इसको ओवरऑल करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल मिला के 7,90,000 सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि प्लस में से माइनस जाएगा। और यहां टोटल अमाउंट आपका है 3,20,000। तो आप देखो 790 डिवाइड बाय 320, आप देखो एडिशनल डेज कितने आ रहे हैं यार? 2.46, मतलब 3 डेज। अब आपको ये 3 डेज किस में प्लस करने? बेस में। बेस आपका क्या था? 30 जून। तो 30 जून में अगर मैं प्लस करूंगा 3 डेज, तो ये हो जाएगा 3rd ऑफ जुलाई 20। इट इज योर एवरेज ड्यू डेट। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बेस डेट कोई और मानो। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि बेस डेट आप हमेशा सबसे पहले वाली डेट, सबसे छोटी वाली डेट मानो, सबसे छोटी डेट को बेस डेट मानो, ठीक है?
तो मेरा ये मानना है कि आपको एक पॉइंट समझ में आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। बेसिकली ये आपको मैंने एक बेसिक बता दिया कि एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। अभी तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, सो ये अभी शुरुआत है, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर में बस इसी तरीके से निकालते हैं, बट हाँ मेनली ये कैलकुलेशन होती है पूरे चैप्टर में, ठीक है ना गाइस। देखो अभी मैंने जो आपको एक एग्जांपल करवाया उसमें मैंने आपको बोला कि मैंने आपको गुड्स बेचे, और आपको मैंने एक डेट्स दे दी कि इस डेट तक मुझे पे कर देना। आपने नाम सुना है बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर मैंने आपको गुड्स बेचे और मैंने आपको सिंपली बोला कि मुझे पे कर देना इन डेट्स पर, तो मैंने आपको कोई बिल ड्रॉ करके नहीं दिया। अब अगर मैं आपको मान लो बिल ड्रॉ करके देता तो मेरे लिए हो जाता बिल रिसीवेबल, आपके लिए हो जाता बिल्स पेबल। जिनको भी ये बिल्स के बारे में नहीं पता है, डोंट वरी, बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं या आप मुझे गुड्स बेच रहे हो, मैं आपको लोन दे रहा हूं, आप मुझे लोन दे रहे हो, और मैं आपको कोई बिल ड्रॉ करके नहीं दे रहा हूं या आप मुझे कोई बिल ड्रॉ करके नहीं दे रहे हो, मतलब यहां पर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज वाली चीजें नहीं है, तो फिर कोई टेंशन नहीं। पर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज वाली चीजें आ रही हैं कि मैंने आपको बिल ड्रॉ करके दिया और 3 महीने का बिल ड्रॉ करके, 3 मंथ्स, 60 डेज, 45 डेज, तो जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज वाली चीजें आएंगी तो ऐसे केस में 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड किया जाता है।
बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। यहां क्या था, जैसे ड्यू डेट मैंने आपको बता दी कि भाई ड्यू डेट है 10 जून, ये सब ड्यू डेट है। बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर मान लो बोला जाता है कि 2 महीने बाद की डेट है, तो 2 महीने बाद की जो भी आप डेट निकालोगे प्लस उसमें 3 ग्रेस पीरियड करते हो। ये आगे की बातें हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। चलिए अपन ना क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा आसान। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पे आइए। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इसमें पहला केस नंबर 1, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व्ड। नाउ व्हाट इज दिस वन पार्टी इज इन्वॉल्व्ड? वन पार्टी इज इन्वॉल्व्ड मतलब मैंने आपको सेल किया पहली बार, ये एग्जांपल को देखो, ये एग्जांपल को देखो, यहां वन पार्टी इन्वॉल्व थी, मतलब मैंने आपको सेल किया, आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे, आप मुझे 1,30,000 रुपए दोगे, आप मुझे 90,000 दोगे, मतलब यहां पर मुझे आपसे ही लेना है, ठीक है ना। यहां पर दोनों को एक दूसरे से नहीं लेना है, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे कुछ आपको देना है, आपको मुझे कुछ देना है, ऐसा नहीं है। पहला केस सिंपल, बस मुझे आपसे लेना ही लेना है, बस मेरा नाम, मेरा काम है बस लेने का, लेने का, लेने का, लेने का, तुम्हारा काम है देने का, देने का, देने का। वन वे कम्युनिकेशन, वन वे ट्रांजैक्शन। तो हम जो पहला केस पढ़ रहे हैं, बेसिकली केस 1 को आप ये भी बोल सकते हो, केस 1 वन वे ट्रांजैक्शंस विथ सेम पार्टी। आपने कई सारे ट्रांजैक्शंस किए वन वे सेम पार्टी के साथ, आपको सेम पार्टी से पैसा बस मिलने का है, मिलने का है। आई बात समझ में कि नहीं? वन वे ट्रांजैक्शन। ऐसे केस में क्या करेंगे, आइए, अंडर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एवरेज ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। पहला, टेक द अर्लीस्ट ड्यू डेट। क्या बोल रहा है, देखो अर्लीस्ट ड्यू डेट, जो सबसे पहले जो ड्यू डेट फॉल हो रही है उसको एज स्टार्टिंग डे और बेस डेट और जीरो डे उसको मानना है। देखो जो सबसे पहले शुरू हो रही थी उसको हमने जीरो डे माना, हम मतलब हमने उसको स्टार्टिंग डेट माना, हमने उसको बेस डेट माना। फॉर द कन्वीनियंस एनी डेट व्हाटसोएवर मे आल्सो बी टेकन एज जीरो डे। हालांकि वो बोल रहा है कि अगर आप अर्लीस्ट डेट को नहीं लेते हो, कोई दूसरी डेट को लेते हो तो भी चलेगा। तो पहला पॉइंट कि अर्लीस्ट डेट को बेस डेट लेना है। दूसरा पॉइंट कंसीडर द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट अप टू द ईच ड्यू डेट। हाँ, अब बेस डेट से लेकर बार बार हर ड्यू डेट तक के नंबर ऑफ डेज गिनने हैं। कैलकुलेशन में ऑल्सो भी मेड इन मंथ्स। अब आप कैलकुलेशन मंथ में कर सकते हो, चाहे तो कैलकुलेशन आप ईयर्स में कर सकते हो, डेज में कर सकते हो। डेज में करोगे तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। हमने भी एक्यूरेटली कैलकुलेट किया, ये देखो 0 डेज, 20 डेज, 51 डेज वगैरह वगैरह। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज बाय करस्पॉन्डिंग अमाउंट। जो डेज निकाले उनको अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, मतलब प्रोडक्ट। बेटा ये बात कर रहा है प्रोडक्ट की। एड अप द अमाउंट एंड प्रोडक्ट। एड अप द अमाउंट, अमाउंट को एड अप करो, मतलब ये 1 2 3, मतलब 3,20,000। एंड द प्रोडक्ट 1 2 3, 71,90,000। एड अप द अमाउंट्स एंड प्रोडक्ट्स। डिवाइड द प्रोडक्ट टोटल बाय अमाउंट टोटल। प्रोडक्ट टोटल, अमाउंट टोटल डिवाइड करना है एंड गेट द रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली अप टू अ होल नंबर। एक होल नंबर तक लाना है। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो उसको होल नंबर तक लाने के लिए आगे बढ़ के +1 कर दोगे। नाउ जो भी ये नंबर आएगा, दिस नंबर इज एडेड इन द बेस डेट टू फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट। दस द फॉर्मूला इज एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है बेटा, आपको मैं ये क्वेश्चन करवा के देखता हूं, आपको मैं करवा के बताता हूं कि ये कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। मैं थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग करवा रहा हूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग करवा रहा हूं आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई।
ड्यू टू एक्स बाय वाई, मतलब वाई जो है, वाई कह रहा है कि यार मुझे पेमेंट करना है, वाई वांट्स टू पे, यहां आएगा वाई वांट्स टू पे ऑफ ऑन 18th मार्च और ऑन 14 जुलाई। वाई बोल रहा है कि या तो मैं 18 मार्च को पूरा अमाउंट दे दूं या तो मैं 14 जुलाई को पूरा अमाउंट दे दूं। देखो यहां पर x को पैसे लेने हैं y से, y को पैसे देने हैं x को। y कह रहा है मैं ना पूरा पेमेंट 18 मार्च को कर दूं क्या, या फिर 18 मार्च को नहीं तो 14 जुलाई को कर दूं क्या। सर ऐसा क्यों, कई बार होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जैसे मान लीजिए मुझे पेमेंट करना है किसी को, मैं सोच रहा हूँ यार मेरी सैलरी आ जाए उसके बाद ही पेमेंट करेंगे, तो मुझे मालूम है कि यार मेरा 16-17 तारीख को पेमेंट आ जाएगा, 16-17 मार्च को पेमेंट आ जाएगा, तो मैं सामने वाले को कर दूंगा। और नहीं, अगर उस टाइम पे नहीं आया तो मेरे को फिर 12-13 जुलाई के आसपास आएगा तो मैं 14 जुलाई को कर दूंगा, ऐसा। तो वाई जुगाड़ लगा के बैठा है कि यार या तो मैं 18 मार्च को पे करूं या तो मैं 14 जुलाई को पे करूं। हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या 18 मार्च एक सही एवरेज ड्यू डेट है या 14 जुलाई एक सही एवरेज ड्यू डेट है तो ठीक है, नहीं है तो बताइए फिर, अगर कोई दूसरी एवरेज ड्यू डेट सही है तो वो निकालिए और बताइए फिर कि अगर वो एवरेज ड्यू डेट है और पेमेंट अगर 18 मार्च को किया गया या 14 जुलाई को किया गया तो कितना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बनेगा। आइए, इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा, 8% पर एनम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। पहला आपके सामने बेटा ड्यू डेट्स हैं, ये ड्यू डेट दिख रही है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बातें समझिएगा। 26 जनवरी रिपब्लिक डे आता है, इट इज ऑलरेडी अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे। संडे ऑलरेडी अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे। जितने भी संडेज होते हैं या जितने भी डिक्लेयर्ड हॉलीडेज होते हैं, अगर किसी वजह से ड्यू डेट उन दिनों में आती है तो हमें ये चैप्टर बोलता है कि ऐसे केस में ड्यू डेट एक दिन पहले हो जाएगी, मतलब 25 जनवरी। संडे 18 अगस्त, मतलब इधर हो जाएगा 17 अगस्त। सर ऐसा क्यों, सिंपल सा रूल है। जैसे मैंने मान लीजिए आज मान लो कोई भी तारीख है, सपोज आज है 15 नवंबर, और मैंने बोला कि तुम मुझे 70 दिन बाद पे करना, 70 दिन बाद पे करना। अचानक से देखा तो 70, ऐसे ही अभी गिनना शुरू मत कर देना, देखा तो 70 दिन बाद आता है 26 जनवरी, तो उस टाइम में पता नहीं था। अब 26 जनवरी जैसे ही आ रही है, हम मानेंगे कि 26 जनवरी पहले से ही डिक्लेयर्ड हॉलीडे था, तेरे को पता होना चाहिए था, तो आपको एक दिन पहले पेमेंट करना चाहिए था। तो ड्यू डेट हमेशा डिक्लेयर्ड डेट पर अगर ड्यू डेट आ रही है तो आपको एक दिन पहले की ड्यू डेट माननी पड़ेगी। दूसरा, अगर अचानक से छुट्टी अनाउंस हो गई, अचानक से छुट्टी अनाउंस हो गई, ठीक है ना, जिसके बारे में पहले पता नहीं था, जो डिक्लेयर्ड हॉलीडे नहीं था, तो ऐसे केस में अगर ड्यू डेट वाली दिन पे छुट्टी आ गई, वो अचानक से आ गई, तो आपको ड्यू डेट जस्ट अगली वाली डेट माननी पड़ेगी, नेक्स्ट वर्किंग डे माननी पड़ेगी। आई बात समझ में कि नहीं, नेक्स्ट वर्किंग डे। मान लो नेक्स्ट डे संडे है तो वो नहीं मानोगे, वर्किंग डे। इन दोनों केस में रिपब्लिक डे और संडे दोनों डिक्लेयर्ड हॉलीडे होते हैं, तो आपको एक दिन पहले ड्यू डेट माननी पड़ेगी, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड बी। सबसे पहले ड्यू डेट निकालने का सबसे बेहतर तरीका कैसे निकालेंगे आप सबको पता है, क्या करोगे बेटा, सबसे पहले बेस डेट तय करोगे। सर हम बेस डेट कौन सी तय करें, मेरी बात मानो तो बेस डेट तय करो सबसे पहली वाली, अर्लीएस्ट डेट शुड बी द बेस डेट। तो यहां पर लिखो बेस डेट इज इक्वल टू 10th ऑफ जनवरी, बस 10th ऑफ जनवरी दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहां ड्यू डेट्स लिख लो, 10th जनवरी, 25th जनवरी, 23rd मार्च, 18th अगस्त, 18th अगस्त, ठीक है। अमाउंट क्या है, 500, 1000, 3000, 4000, और टोटल कर दो, क्योंकि टोटल आपको तो पता ही है, जरूरत पड़ती है। 500, 1000, 3000, 4000,
8500। अब आपको क्या गिनना है, नंबर ऑफ डेज बियॉन्ड बेस डेट। बेस डेट आपने 10 जनवरी माना है, वहां से लेकर नंबर ऑफ डेज गिनो। तो 10 जनवरी से 10 जनवरी 0, इसको 0 डे भी बोलते हैं। 10 जनवरी से 25 जनवरी, तो 10 जनवरी वाली डेट को मत गिनना, 25 जनवरी मतलब ये कितना हुआ, 15 दिन, 15 डेज। 10 जनवरी से 23 मार्च, 10 जनवरी से 23 मार्च गिनिए। कैसे गिनोगे सर, डायरेक्ट कैसे गिनना है? अगर आपको नहीं आता निकालना डेज तो ये बहुत ही गलत चीज है, आपको आना चाहिए, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, बट फिर भी नहीं आता, कैसे कैलकुलेटर पे निकालोगे? तो सुनिए, 10 जनवरी हम सबको पता है आजकल जनवरी में 31 डेज का दिन होता है, राइट? सो 31 में से 10 गया, 31 माइनस 10 कितना, 21, तो 21 दिन तो जनवरी के हुए। फरवरी, फरवरी के बारे में कुछ ना लिखा जाए तो हम हमेशा 28 डेज मानेंगे हमेशा फरवरी में, तो प्लस 28 फरवरी प्लस 23 डेज मार्च के, तो ये होगा 72 डेज, 72 डेज। ठीक है, देखो 23 मार्च तक तो ऑलरेडी पहुंच गए, बाकी मार्च के कितने दिन बचे, 31 दिन होते हैं मार्च में, तो 8 दिन और प्लस कर दो 72 में, 72 में 8 दिन और प्लस कर दो तो 31 मार्च तक पहुंच गए। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो इसमें ऐड कर दो। मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, और अगस्त में 18 दिन आपको ऐड करने हैं, तो ये रहेगा 220 दिन। समझ में आ रही मेरी बात? ये हो गया आपका नंबर ऑफ डेज। अब क्या निकालोगे आप निकालोगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो यहां आएगा 0, ओ सॉरी 0 आएगा ना यार, फिर आएगा 15,000, 3,000 इंटू 72, यहां आएगा 2,16,000, 4,000 इंटू 220, यहां आएगा 8,80,000। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल अमाउंट्स। इट वाज 10th of Jan प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। टेंथ ऑफ जनवरी प्लस 131 डेज, 131 अप्रॉक्स, 130.70 आ रहा है, तो 131 आगे बढ़ाएंगे, पीछे कभी नहीं जाएंगे। तो 10 जनवरी में 131 डेज ऐड करेंगे तो कौन सी डेट आएगी बेटा, कैसे करोगे, 10 जनवरी में 131 डेज ऐड करने पड़ेंगे। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 31 में तो 10 तो ये जनवरी तक है, तो 21 दिन और जोड़ने पड़ेंगे, तो ये जनवरी हो जाएगा। आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पे लिखो 131, पहले कैलकुलेटर 0 कर दो, कैलकुलेटर पे लिखो 131, 131 में से जनवरी के 21 दिन माइनस करो,
फरवरी के 28 दिन माइनस करो, मार्च के 31 दिन माइनस करो, अप्रैल के 30 दिन माइनस करो। अप्रैल के बाद होता है मई, तो मई के बचे 21 दिन, तो इसका मतलब 21st ऑफ मई शुड बी द एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट होती है 21st ऑफ मई। वाई क्या चाह रहा था? वाई चाह रहा था या तो मैं पेमेंट 18 मार्च को कर दूं, या तो वो पेमेंट 14 जुलाई को करे। आपको पता है अगर वो मुझे पेमेंट 18 मार्च को कर देता ना, तो बल्कि उल्टा मुझे वाई को इंटरेस्ट देना पड़ता, क्योंकि वाई मुझे जल्दी पेमेंट कर रहा है, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट है 21 मई की। मुझे सारा का सारा पेमेंट वाई 8500 का पेमेंट मुझे अगर वाई 18 मार्च को कर देगा, जबकि एवरेज ड्यू डेट है 21 मई, तो इसका मतलब वो मुझे पहले पे कर रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट बल्कि उसको देना पड़ेगा। और अगर वाई मुझे पेमेंट करता है 14 जुलाई को, तो उल्टा मैं उससे पेमेंट लूंगा। तो देखो 18th ऑफ मार्च, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट टू बी पेड टू वाई। कितना सर? 8500 के ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 8% इनटू कितने नंबर ऑफ डेज अर्ली पेमेंट कर रहा है? एवरेज ड्यू डेट है 21 मई, 21 मई से पहले वो 18 मार्च को ही कर रहा है, मतलब कितने दिन सेव हो गए हमारे? मार्च में 31 दिन होते हैं, उसमें से 18 गया, 13 दिन मार्च के, अप्रैल के 30 और 21 मई, मतलब 64 डेज अर्लियर, 64 डेज अर्लियर पेमेंट हो रहा है। तो इंटू 64 डिवाइड बाय 365 मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 119 रुपए। और अगर वो मुझे 14 जुलाई को पेमेंट करता है, जबकि करना चाहिए था 21 मई, तो 14 जुलाई 21 मई, मई में 31 दिन होते हैं, उसमें से 21 गए, 10 दिन लेट मई, जून 30 दिन और जुलाई 14, मतलब 54 डेज लेट, 54 डेज लेट। तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा 8500 इंटू 8% इंटू 54 डिवाइड बाय 365, तकरीबन 101 रुपया। क्लियर गाइस? तो ये पोजीशन बनती है। अगर एवरेज ड्यू डेट मेरी 21 मई है, तो 21 मई तक पे कर दो, 21 मई को पे करोगे कोई दिक्कत नहीं, 21 मई से पहले पे करोगे मुझे तुम्हें उल्टा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे समय से पहले इंटरेस्ट पे कर दिया। 21 मई के बाद करोगे तो तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए गाइस, प्लीज एक बार देख लीजिए इसको। हाँ जी गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। एक मैं करवाऊंगा, एक आपको खुद करना है, राइट। मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि उसमें मंथ्स और डेज दोनों आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करके देखेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उसमें से एवरेज ड्यू डेट निकालना है। ध्यान से देखिएगा, डेट ऑफ द बिल, टर्म्स, टर्म, अच्छा देखो यहां देखो लिखा क्या है, बिल। बिल बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन में बिल लिखा हो, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला अगर कोई क्वेश्चन है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो आपको 3 डेज ग्रेस पीरियड जोड़ना ही है। ग्रेस का 3 डेज जोड़ना ही है। सर ये ग्रेस 3 डेज क्या होते हैं? जैसे 10 अगस्त का बिल है, मतलब 10 अगस्त को मैंने एक बिल बनाया आपके नाम का कि आप मुझे 3 महीने बाद 6,000 रुपए देंगे। आपने ये बिल पे साइन किया, एक्सेप्ट किया, आपने बोला ओके। मैंने बोला मैंने आपके ऊपर बिल बनाया, मैं बन गया ड्रॉर और आप बन गए ड्रॉइंग। मेरे लिए बिल रिसीवेबल, आपके लिए बिल पेबल। 10 अगस्त पर जो ये बिल बनाया गया उसकी डेट क्या लगाई गई, उसका टाइम क्या डाला गया, 3 महीने बाद। तो बताइए 10 अगस्त से लेकर 3 महीने, आपको मंथ टू मंथ गिनना है, नंबर ऑफ डेज गिनने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 3 मंथ्स है। तो 10 अगस्त से 3 महीने कितने हुए, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर। तो टेक्निकली ड्यू डेट कब आती है, 10 नवंबर। पर ऐसे केस में 3 डेज एक्स्ट्रा ग्रेस के दिए जाते हैं। तो कायदे से अगर आप मुझसे ये पूछोगे सर यहाँ पर ड्यू डेट बताइए, तो सर यहाँ पर ड्यू डेट होगी 13 नवंबर 15। आई मेरी बात समझ में? ड्यू डेट कितनी होगी, 13 नवंबर। हमने 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 नवंबर, 3 दिन एक्स्ट्रा। 23 अक्टूबर 60 डेज। अब आपको डे वाइज गिनना है। 23 अक्टूबर को बिल बनाया गया और क्या बोला गया कि 60 डेज बाद आप मुझे पेमेंट दोगे। अब यहाँ पर मंथ वाइज नहीं गिनना, जैसे ऊपर में हमने 10 अप्रैल से 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, नवंबर, ऐसे हमने मंथ टू मंथ गिना ना। जब भी टर्म में नंबर ऑफ डेज दिए हो तो आपको मंथ टू मंथ नहीं गिनना। आप ये नहीं अज्यूम करना कि 60 डेज मतलब 2 महीने होते हैं, ये मत सोचना। तो आपको कैसे करना है, 23 अक्टूबर है, अक्टूबर में कितने महीने, अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से 23 हटाओ, कितने बचे, 8 डेज। तो 60 में से 8 डेज तो अक्टूबर के हो गए। 60 में से 8 माइनस करिए कैलकुलेटर से, कितना बचा, 52 डेज। 52 से अक्टूबर खत्म। नवंबर में 30 दिन होते हैं तो माइनस और करिए, 52 में से 30 और माइनस कर दीजिए क्योंकि नवंबर में 30 दिन होते हैं। रिमेनिंग कितना बचा, 22 दिन। 22 दिन दिसंबर के, तो इसका मतलब दिसंबर के 22 तारीख प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा ग्रेस के, मतलब 25 दिसंबर 2015। आई बात समझ में? फिर से बोल दूं, 23 अक्टूबर है, 60 डेज है, तो 23 अक्टूबर, अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31। 31 में से 23 को आउट करो, कितना बचा, 8 डेज। तो 60 में से 8 डेज तो अक्टूबर में कवर हो गए, कितने बचे, 52 डेज। 52 डेज में से अक्टूबर के बाद आजकल नवंबर आता है, नवंबर में आजकल होते हैं 30 डेज, ठीक है ना। तो 52 में से 30 वो भी चले गए, नवंबर कंप्लीट कर दो। रिमेनिंग कितने बचे, 22 डेज। 22 डेज कहाँ हो गए, दिसंबर में। दिसंबर में 22 डेज हो गए प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड जोड़ दो, तो 25। आया समझ में? चलो फिर 2 मंथ्स, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 फरवरी, तो और 3 डेज एक्स्ट्रा, तो 3 फरवरी 2016 ये ड्यू डेट हो गई, 3 फरवरी 2016। फिर उसके बाद 14 जनवरी और 60 डेज, 14 जनवरी 60 डेज। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। सिखाया था ना बचपन में टीचर ने आपको, 31 डेज होते हैं। 31 में से 14 जनवरी हटाओ, 14 हटाओ, तो 31 में से 14 हटाओ तो आजकल 17 डेज बचते हैं जनवरी में, ठीक है ना। 60 डेज में से 14 डेज, 17 डेज तो जनवरी में कवर हो गए। 60 में से 17 दिन तो जनवरी में कवर हो रहे हैं, तो 60 माइनस 17 बचा कितना, 43।
और फरवरी, फरवरी बोल रहा है 28 दिन का होगा यहाँ पर, तो 43 में से 28 ये भी गया, कितना बचा 15, तो 15 मार्च, 15 मार्च प्लस 3 दिन 18 मार्च, 18 मार्च 2016। और लास्ट 14 मार्च 2 महीने, तो 14 मार्च 2 महीने, तो 14 मार्च 2 महीने मतलब कितना हुआ, मार्च अप्रैल मई 2 मंथ्स है ना, तो 14th में मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 17th मई 2016। बेटा ये ड्यू डेट आ गई। अब बताओ अगर ये ड्यू डेट आ गई तो वैसे तो किसी भी इन सारी डेट में से किसी को भी बेस डेट बना सकते हो, अपन किसी को भी बेस डेट बना सकते हैं, बट इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अगर चलें तो बेस डेट आप बनाओगे अर्लीस्ट डेट को, सबसे पहले वाली डेट को। नवंबर 2015 है, दिसंबर 15 है, बाकी सब 2016 है, तो ऑब्वियसली 2015 वाली में नवंबर डेट को ही हम बेस डेट मानेंगे और फिर यहां से नंबर ऑफ डेज गिनेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज गिनेंगे। सबसे पहले 0, क्योंकि 13 नवंबर से 13 नवंबर 0, फिर 13 नवंबर से 25 दिसंबर, कितना टाइम होता है 13 नवंबर से 25 दिसंबर, क्या आप मुझे गिन के बताओगे कितने डेज होते हैं? नवंबर में 30 डेज होते हैं, 30 में से गया 13, 30 में से गया 13, तो कितना बचा 17 दिन, और दिसंबर का 25 दिन ऐड कर दो, तो ये हुआ 42 डेज। फिर 3 फरवरी तक गिन के बताओ, 3 फरवरी तक गिन के बताओ। देखो 25 दिसंबर तक तो गिन लिया ना 42 डेज, दिसंबर में कितने दिन होते हैं 31, आप कहां तक पहुंच चुके हो 25 तक पहुंच चुके, तो 6 और ऐड कर दो 42 में, 42 तो आप ऑलरेडी गिन चुके हो ना, तो 42 में आप 6 और ऐड कर दो, तो 48, ये पहुंच गए आप 31 दिसंबर तक। जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31, तो प्लस 31 और कर दो, और फरवरी के 3, तो ये और कर दो, तो ये बचा 82। सर कैसे किया बताइए? देखो बेटा 13 नवंबर से 25 दिसंबर तक तो तुम ऑलरेडी 42 दिन 42 डेज तो गिन चुके हो ना, और ये 13 से 3 फरवरी चाहिए, तो 25 दिसंबर तक तो तुम 42 डेज गिन चुके हो, तो दिसंबर के बाद अब रिमेनिंग 3 फरवरी तक कितने दिन एक्स्ट्रा हुए वो गिन लो, तो 82 आ जाएगा, ठीक है। अब 82 तुम 3 फरवरी तक ऑलरेडी गिन चुके हो, फरवरी में कुल कितने दिन होते हैं 28, 28 में से तुम 3 गिन चुके हो, तो 28 में से 3 गए 25 बचे, तो 82 में 25 ऐड करो। मार्च ये है 18 मार्च, तो इसमें 18 और ऐड कर दो, तो ये बचेगा 125। अब तुम 125 तक ऑलरेडी गिन चुके हो 18 मार्च तक, मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं 31, 31 में से 18 गया, कितना बचा 13, तो 13 इसमें और ऐड कर दो, मार्च कंप्लीट। अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, तो 30 और ऐड कर दो, और मई में कितने दिन है यहाँ पर 17, तो ऐड कर दो, ये बचा आपका 185। तो ये आपके नंबर ऑफ डेज आ गए। अब क्या करना है, अमाउंट को और नंबर ऑफ डेज को प्रोडक्ट करना है। चलिए 6000 इंटू 0 0, 5000 इंटू 42 2,10,000, 4000 इंटू 82 3,28,000, 2000 इंटू 125 2,50,000, और 3000 इंटू 185 5,55,000। आप देखो प्रोडक्ट आपका आ रहा है कि नहीं, और इस प्रोडक्ट का टोटल आएगा 13,43,000, 13,43,000। आया समझ में कि नहीं? 13,43,000 जो होगा वो आपका प्रोडक्ट का टोटल। अब क्या करेंगे, अब अपन बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। तो बेस डेट कितना बोला था आपने 13 नवंबर, प्लस टोटल प्रोडक्ट कितना है 1343 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितना है 6,5,4,2,3, 20,000।
13 नवंबर 2015 प्लस ये आ रहा है 67.15, तो 68 डेज ऐड कर दें। 13 नवंबर में अगर आप 68 डेज ऐड करोगे तो आपका एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। नवंबर में कितने दिन होते हैं? नवंबर में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में से 13 नवंबर तो हो चुका है, तो 30 में से 13 माइनस हुआ तो मतलब 17 दिन आपको और गिनने पड़ेंगे नवंबर के। चलो 17 दिन आपने वो गिन लिए। 68 में से 17 दिन तो नवंबर के गए, ठीक है ना, 17 दिन तो नवंबर के गए। दिसंबर के 31 दिन गए, कितने बचे? 68 में से 17 और 31 बचे 20, तो मतलब 20 जनवरी। तो आपका ये आ गया 20th जनवरी 2016 विल बी योर एवरेज ड्यू डेट। 20th जनवरी 2016 आया समझ में? एक बार नोट कर लीजिए। अच्छा जी, अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा पॉइंट था? इस क्वेश्चन में सिर्फ ये एक्स्ट्रा पॉइंट था कि इस क्वेश्चन में था बिल्स। मैंने आपको बताया था बिल, जब भी क्वेश्चन बिल्स पर होगा तो आपको 3 एक्स्ट्रा डेज ग्रेस पीरियड के जोड़ने हैं ड्यू डेट में, ठीक है ना। चलिए, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 यू विल प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक देखा कि ये एवरेज ड्यू डेट क्या होती है। क्यों सर? मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं अलग अलग डेट्स पर, और अलग अलग डेट्स पर बेच के आपको बोल रहा हूं कि मैंने आपको पहले गुड्स बेचे 1 मंथ के क्रेडिट पीरियड पर, मैंने आपको बोला 1 महीने बाद मुझे पेमेंट करना। 5 दिन बाद मैंने आपको फिर से गुड्स बेचे, फिर मैंने आपको 40 दिन का क्रेडिट दिया। फिर मैंने आपको कुछ दिन बाद और गुड्स बेचे, मैंने आपको 25 दिन का क्रेडिट दिया। अलग अलग सेल पर अलग अलग दिनों का मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूं, और सारे ट्रांजैक्शंस पर मुझे आपसे पैसा लेने का है। आप यहां पर देख रहे हो 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बट सिर्फ वन वे पेमेंट इन्वॉल्व है। 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं बट पेमेंट सिर्फ वन वे है। पेमेंट वन वे है मतलब मुझे सिर्फ आपसे पैसे लेने हैं, लेने हैं, लेने हैं। और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो आपको सिर्फ पैसे देने हैं, देने हैं, देने हैं। यहाँ 2 वे पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब लेने भी है और देने भी है। मुझे आपको देना है, मुझे आपसे लेना है, 2 वे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं तो जितने भी मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, 4 मतलब 4 तक, ये जो 4 पॉइंट्स थे, ये जो 4 क्वेश्चंस है, दीज वर बेस्ड ऑन वन वे पेमेंट, वन वे। तो ऊपर अपन आते हैं केस नंबर 1। केस 1 मैंने लिखा था वन वे ट्रांजैक्शन विद सेम पार्टी। वन वे ट्रांजैक्शन मतलब वन वे पेमेंट, सिर्फ या तो पेमेंट करने का है या तो लेने का है। बट अब है केस 2। केस 2 मतलब 2 वे पेमेंट्स, पेमेंट करना भी है, पेमेंट लेना भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको गुड्स सेल किए और आपसे मैंने गुड्स परचेज भी किए। मैंने आपको सेल किए तो मुझे आपसे पैसा मिलेगा, आपसे मैंने परचेज किए तो मुझे आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो अब मुझे कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ लेना है, कुछ देना है। अलग 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 डेट्स हैं, अलग 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 डेट्स हैं। मैंने आपको गुड्स सेल किए और मैंने आपसे लोन लिया, मुझे आपको रीपेमेंट भी करना है लोन का, और मुझे आपसे पैसे भी लेने हैं क्योंकि सेल किए गुड्स। तो ऐसे केस में पेमेंट्स यहां पर 2 वे पेमेंट होगा। 2 वे पेमेंट मतलब मुझे लेन देन दोनों करना है। ऐसे केस में किस तरीके से होगा? कोई दिक्कत नहीं, जैसे होता है वैसे का वैसे होगा। आइए मैं बताता हूं।
क्वेश्चन नंबर 5 में लिख दीजिए टू वे पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। टू वे पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाता हूं मैं आपको। टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर। देखिए क्या लिखा है, बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर। दोनों ट्रेडर्स एक्स और वाई एक दूसरे से पैसा लेन देन करते हैं, गुड्स लेन देन करते हैं, मतलब एक्स वाई को बेचता है, वाई एक्स को भी बेचता है, अलग अलग टाइप के। तो एक्स जब वाई को बेचता है तो वाई से लेना चाहिए, और वाई जब एक्स को बेचता है तो वाई को देना चाहिए। मतलब कुल मिला के एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्स बोलेगा मुझे वाई से लेना भी है, मुझे वाई को देना भी है। वाई भी बोलेगा मुझे वाई एक्स को देना है और एक्स से लेना भी है। ईच फॉलो अलाउइंग द अदर 1 month क्रेडिट। जब भी एक्स वाई को या वाई एक्स को गुड्स बेचता है तो दोनों एक दूसरे को एक एक महीने का क्रेडिट देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 3 days ग्रेस पीरियड नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बिल्स नहीं है, ये क्वेश्चन में सिंपल ट्रांजैक्शन है गुड्स को खरीदने बेचने का। सिंपल ट्रांजैक्शंस में मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आप 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करोगे। एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट रेंडर्ड आर एज फॉलोज। क्या क्या मिला, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। एक्स ने वाई को गुड्स कब बेचे, 18 अप्रैल, 15 मई, 17 जून। और गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, वाई ने कब बेचे, 23 अप्रैल, 24 मई। 23 अप्रैल 24 मई। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू ईदर टू एक्स और वाई। अब देखो एक्स ने वाई को 18 अप्रैल को बेचा तो इसका जो ड्यू डेट होगा वो कब होगा, 18 मई। अगर कल को वाई 18 मई को पेमेंट नहीं करता है, लेट हो जाता है मई से भी, 18 मई से के बाद पेमेंट करता है तो एक्स उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वैसे ही वाई ने देखो यहाँ पर 23 अप्रैल को गुड्स बेचे हैं एक्स को, एक महीने का क्रेडिट मतलब 23 मई। अगर एक्स ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, ठीक है ना, 23 मई तक, तो वाई उससे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इतनी सारी अलग अलग डेट्स हैं। इससे बेहतर ये क्यों ना हो जाए कि अगर एक्स ने वाई को 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, मतलब अगर मैं करूं टोटल 60, 70, 80, टोटल मतलब मैंने एक्स ने वाई को 210 रुपए के गुड्स बेचे हैं, मतलब एक्स वाई से 210 रुपए लेगा। और वाई ने एक्स को 52 + 50 102 रुपए के गुड्स बेचे हैं, मतलब एक्स को 102 रुपए देने हैं, एक्स को 210 रुपए लेने हैं, 102 रुपए लेने हैं। तो टेक्निकली एक्स क्या बोलेगा, यार क्यों ना मैं 108 रुपए नेट ले लूं किसी एक ऐसी डेट पर जो कि एवरेज ड्यू डेट है, मतलब कुल मिला के मैं फाइनल सेटलमेंट कर लूं 108 रुपए का, 210 रुपए नहीं लूं, 102 रुपए नहीं दूं, मैं सिर्फ 108 रुपए का ऐसी कौन सी डेट को सेटलमेंट करूं ताकि कोई इंटरेस्ट ना मुझे देना पड़े ना मुझे इंटरेस्ट मिले, ऐसी कौन सी डेट होगी, उस डेट को बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट। अब यहाँ पर टू वे पेमेंट है, मुझे लेना भी है मुझे देना भी है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, जैसे अभी तक करते आए थे वैसे ही होगा, हल्का सा एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। आइए बताता हूं। सॉल्यूशन 5। सबसे पहले सोल्ड बाय एक्स टू वाई, सोल्ड बाय एक्स टू वाई, डेट, ठीक है ना, डेट क्या है, 18 अप्रैल, 18/4, 15 मई, 17 जून। 1 month क्रेडिट है, याद रखिएगा 1 month क्रेडिट। मैं ऊपर ही लिख देता हूं, तो बताइए ड्यू डेट क्या होगी, ड्यू डेट होगी 18 मई, 15 जून, 17 जुलाई। अब हम बेस डेट किसको बोलेंगे, बेस डेट बोलेंगे 18 मई को, ठीक है ना, हम बेस डेट किसको बोलेंगे, 18 मई को। ठीक है, अच्छा आप हमसे पूछेंगे अमाउंट, तो 60, 70, 80, टोटल कितना है 210,
ठीक है बेटा। अब नंबर ऑफ डेज बियॉन्ड बेस डेट। तो ये हमारी बेस डेट हो गई, ये 0। 18 मई से 15 जून कितना होता है? 18 मई से 15 जून, मई में होते हैं 31 दिन, तो 31 माइनस 18, तो ये खत्म, और 15 और क्रेडिट कर दो, 28 डेज। 15 जून तक तो पहुंच गए, 17 जुलाई तक जाना है, तो 15 दिन और 20 में 15 दिन और करो और 17 दिन और, तो ये होगा 60। आप देखिए ध्यान से आपका आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर होगा आपका प्रोडक्ट, क्या इंटू करेंगे? 60 इंटू 0, तो ये हो गया 0। 70 इंटू 28, 70 इंटू 28, ये हो गया 1960। 80 इंटू 60, ये हो गया 4800। 6760। बेटा अभी कुछ मत करना, अब एक काम करो, मैं आपको एक पॉइंट पूछ रहा हूं, मुझे बताओ। सोल्ड बाय y2x अगेन, यार एक काम करते हैं, यहां नहीं करते, यहां करते हैं। सोल्ड बाय y2x 1 मंथ क्रेडिट, ठीक है ना। वही डेट, अमाउंट, ड्यू डेट वगैरह वगैरह, ये आप मुझे सॉल्व करके बताओ। जैसे मैंने ये वाला पूरा बनाया ना फॉर्मेट, आप मुझे ये फॉर्मेट बना के दो। सोल्ड बाय y2x, इसमें से 2 ही बिल है, जल्दी मुझे बना के दीजिए, जल्दी प्लीज 2 मिनट में बना के दीजिए। जी सर, डेट कौन कौन सी डेट्स हैं? 23 अप्रैल और 24 मई, यही 2 डेट्स हैं, ठीक है। अमाउंट 5250। ड्यू डेट क्या होगी? 23 अप्रैल से 23 मई, और 24 मई से 24 जून। बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैंने उधर बेस डेट क्या मानी थी? 18 मई, मुझे सेम बेस डेट अज्यूम करनी पड़ेगी यहां पर भी। ये मत सोचना कि इन दोनों में से मुझे फिर से कोई नई बेस डेट माननी पड़ेगी, नो, बेस डेट एक ही होगी। ऐसा नहीं कि सोल्ड बाय x टू y के लिए बेस डेट ये है और सोल्ड बाय y टू x के लिए बेस डेट ये है, दो बेस डेट नहीं होगी, बेस डेट एक ही होगी। और हमने कौन सी मान ली है? 18 मई। तो मैं ऊपर अलग शब्दों, सुनहरे शब्दों में, लाल शब्दों में लिख रहा हूं, बेस डेट हमने मानी है 18th ऑफ मई, ठीक है। तो बेस डेट आपकी वही होगी। तो बताइए आपके नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 18 मई से 23 मई मतलब 5 दिन, और 18 मई से 24 जून, हाँ 18 मई से 24 जून किनो 37 क्लियर बेटा? 37 देख लो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं?
बस अब प्रोडक्ट 52 इंटू 5 260, 50 इंटू 37 1850, टोटल 2110, अमाउंट 102। अब ध्यान से देखिए क्या स्टेप में चेंजेस हैं, क्योंकि टू वे पेमेंट है, एक्स को वाई से लेना है और वाई एक्स को वाई को पे भी करना है, तो नेट ऑफ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे कि यार एक्स बोलेगा मुझे 2210 रिसीवेबल फ्रॉम वाई और 102 पेबल टू वाई, 102 पेबल टू वाई, तो वो बोलेगा यार एक काम करते हैं 210 माइनस 102 108 में नेट ले लेता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं आप ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये अमाउंट का नेट ऑफ कर दो, क्योंकि सेटलमेंट नेट ऑफ होगा। सिंस द नेट सेटलमेंट will be done, therefore 6760 minus 2110, 6760 minus 2110 divided by 210 minus 102, 210 minus 102 करो। 4650 108 नेट करो, 4650 डिवाइड बाई 108 43.05, that is 44 days from 18th मई। गिनना तो 18th मई को आपने बेस डेट माना था, तो 18th मई से 44 डेज एक्स्ट्रा गिनो, तो 31 का महीना होता है मई का, तो जिसमें से 18 तो कवर हो चुके हैं, 18th हो चुका है, तो मतलब बचा 13, तो 44 में से 13 कवर हो गए यहाँ पर। और मई के बाद क्या आता है जून, तो जून में 30 दिन हो गए, तो बचा 1 तारीख, मतलब ये हुआ 1st ऑफ जुलाई। 1st ऑफ जुलाई will be the average due date, guys, 1st of July will be the average due date, right? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? एवरेज ड्यू डेट होगा 1st ऑफ जुलाई। क्लियर गाइस? अब कभी कभार क्या होता है, मेरी बात को समझेगा, कभी कभार क्या होता है कि जब आपका ये 43.05 आया है, क्योंकि 43.05 आया है मतलब 0.05 पॉइंट, मतलब मेरा कहने का मतलब है 43.5 आता 50, तो मैं इसको 44 भी मान सकता था। 43.05 आया मतलब ये 43 के करीब है, तो अब कभी कभार इंस्टीट्यूट इसको 43 डेज भी मानता है, मतलब 44 की जगह 43 डेज भी मानता है। आईसीआई के सॉल्यूशन में देखोगे तो उन्होंने 43 डेज माना है, तो अपन एक नोट डाल के आ सकते हैं कि इधर 43 और 44 डेज, तो इधर 1st जुलाई और 30 जून विल बी द एवरेज ड्यू डेट। अंडरस्टूड गाइस? ऐसा, तो एक बार इसको नोट करिए। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, कुल मिला के क्योंकि टू वे ट्रांजेक्शंस हैं, तो हमने देखा कि x को y से कितना कितना लेना है और दूसरा y को x से कितना कितना लेना है। फिर हमने नॉर्मली जैसे किया, दोनों प्रोडक्ट का नेट ऑफ कर दिया और दोनों अमाउंट का नेट ऑफ कर दिया, दोनों प्रोडक्ट का नेट ऑफ, दोनों अमाउंट का नेट ऑफ। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो कि कैसे कैसे करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बेटा, चलिए तो एक और मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ क्वेश्चन की। हम बात कर रहे हैं टू वे पेमेंट्स की। अभी तक हम केस 1 की बात कर रहे थे जहां पर सिंगल सिर्फ पेमेंट लेना है लेना लेना है। अब पेमेंट लेना भी है पेमेंट देना भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली नेट ऑफ कर रहे हैं। दोनों प्रोडक्ट्स को नेट ऑफ कर दो, दोनों अमाउंट को नेट ऑफ कर दो। समझ आया कि नहीं? दोनों प्रोडक्ट दोनों अमाउंट को नेट ऑफ कर दो। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? क्लियर बेटा? आइए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका वही टू वे पेमेंट्स। आइए, मनोज had the following bills receivable and bills payable। bills receivable bills payable टू वे। और दूसरी बात बिल्स, बिल्स आ गया मतलब 3 दिन ग्रेस के आएंगे अगेंस्ट सोहन। तो सोहन के ऊपर उसने कुछ बिल लिखे हैं और सोहन से उसने कुछ बिल एक्सेप्ट भी किए हैं, मतलब सोहन के नाम पर कुछ बिल रिसीवेबल हैं और कुछ बिल्स पेबल हैं। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। देखो अलग अलग बिल्स की अलग अलग ड्यू डेट होगी, क्यों ना नेट सेटल कर दें, सोहन से लेना या सोहन से को देना का नेट करके एक ऐसी डेट डिसाइड कर दें जिस डेट पर ना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़े सोहन को, ना सोहन को इंटरेस्ट पे करना पड़े मुझे। एक ऐसी डेट जो दोनों के लिए सही हो, जिसपे हम नेट सेटलमेंट कर लें। सबसे पहले बिल रिसीवेबल की बात कर लें। भैया अपने आप को मान लो मनोज, अपने आप को मनोज मान लो। मनोज कह रहा है मुझे सोहन से 3, 2.5, 6, 1, 1500। टोटल कितना लेना है? 3, 2.5, 6, 1 और 1500। कुल मिला के मुझे सोहन से बिल रिसीवेबल लेना है 14,000 और बिल्स पेबल कितना है, मुझे सोहन को देना कितना है? 2, 3, 5, 6, 11। तो सोहन से मुझे लेना है, अपने आप को मानो तो मनोज, तो ये हो जाएगा रिसीवेबल फ्रॉम सोहन बाय मनोज, और ये हो जाएगा पेबल बाय सोहन टू मनोज। तो नेट क्या होगा? 3000। अब सारे बिल्स में देखो मंथ्स है, तो आपको 3 डेज एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे। 15 अगस्त 16 वॉज अ पब्लिक हॉलीडे। 15 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे आता है। पब्लिक हॉलीडे मैंने आपको बताया था कि अगर ड्यू डेट पर, आने वाली ड्यू डेट पर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो आपको एक दिन पहले ड्यू डेट माननी है, पर अगर सडन हॉलीडे हो गया तो एक दिन बाद की, अगले दिन की आपको ड्यू डेट माननी है। तो सबसे पहले आप कैसे वर्किंग करोगे? आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की बात करेंगे, ठीक है। डेट्स कौन कौन सी हैं? 1 जून, 5 जून, 5 जून को वैसे मेरा बर्थडे आता है रियली में, 9 जून, 12 जून और 20 जून, ठीक है। और अमाउंट 3, 2.5, 3, 2500, 6000, 1000, 1500, ठीक है। अच्छा, टर्म 33123, 33123 मंथ्स। तो आप मुझे बताइए ड्यू डेट्स कितनी होगी? ड्यू डेट्स 1 जून 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 सितंबर प्लस 3 दिन और 4 सितंबर। 5 जून मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5, 3 दिन और 8 सितंबर। 9 जून और 1 महीना, तो 9 जुलाई, 12 जुलाई, ठीक है। फिर 12 जून 2 महीने, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त, तो मतलब 14 अगस्त, 14 हो जाएगा। क्यों बेटा? 12 जून से 2 महीने, 12 जुलाई, 12 अगस्त,
3 दिन और 15 अगस्त को तो पब्लिक हॉलीडे होता है, तो 14 अगस्त हो जाएगा एक दिन पहले। 20 जून से 3 महीने, 20 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 20 सितंबर प्लस 3 दिन, 23 सितंबर। बताइए आपको इस सब में छोटी डेट कौन सी लग रही है? सबसे छोटी डेट है 12 जुलाई, बट स्टिल 12 जुलाई है। अभी हम बिल रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, बिल पेबल भी आएगा तो उसमें भी छोटी डेट ढूंढनी पड़ेगी, तो ओवरऑल पूरी एक ही डेट मानी जाएगी, ठीक है ना। तो अभी ये बिल रिसीवेबल हो गया। अब मैं नीचे बता रहा हूं बिल पेबल, सेम ऐसे ही डेट्स, अमाउंट, टर्म, ड्यू डेट्स। चलिए कौन कौन सी हैं? 29 मई, 3 जून, 9 जून। अमाउंट 2000, 3000, 6000। टर्म 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ। चलिए ड्यू डेट गिनते हैं। 29 मई से 2 महीने, मई, जून, जुलाई, तो मतलब 29 जुलाई, 30, 31, 1 अगस्त, 1 अगस्त। 29 मई से लेकर 29 जून, 29 जून से 29 जुलाई, 29 जुलाई में 3 डेज ऐड कर दो, 30, 31, 1, ठीक है। फिर 3 जून, 3 जून से 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 सितंबर, 6 सितंबर, और 9 जून से 12 जुलाई। आप देखोगे तो इसमें भी 12 जुलाई छोटी और यहां पर भी 12 जुलाई छोटी, मतलब 12 जुलाई को मानना पड़ेगा बेस डेट। सर एक बात बताइए, कल को अगर यहां पर 11 जुलाई होता तो क्या होता है? बेटा हम ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में सिंगल बेस डेट मानी जाती है जिसको हम 11 जुलाई को मानते हैं। आई बात समझ में? अर्लीस्ट डेट। बट यहां पर 12 जुलाई है तो लॉक कर दो 12 जुलाई को बेस डेट, ठीक है ना। तो ऊपर लिख दो आपकी जो बेस डेट होगी वो होगी 12 जुलाई, 12 जुलाई बेस डेट। चलिए अब हम गिनते हैं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 12 जुलाई। 12 जुलाई से आपको नंबर ऑफ डेज गिनने हैं, तो 12 जुलाई से 4 सितंबर कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 12 जुलाई से 4 सितंबर तो 31 माइनस 12, क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 12 गया, 19 दिन। जुलाई, अगस्त के 31 दिन 31 प्लस 4, तो ये हो गए 54 डेज। बेटा ये हो गए 54 डेज। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? 54 डेज, और इसमें 4 के बाद 8 आ रहा है तो 4 और ऐड कर दो तो 58 डेज। ये 12 जुलाई 0 हो जाएगा। अच्छा 12 जुलाई से 14 अगस्त, 12 जुलाई से 14 अगस्त, तो 31 होता है जुलाई का टोटल डेज माइनस 12, मतलब 19 दिन तो जुलाई के हो गए, प्लस 14 डेज अगस्त के हो गए, तो 33 डेज होंगे, ठीक है ना। 33 डेज होंगे। 29 अगस्त, ओहो 29 अगस्त, अगर 23 सितंबर, तो अगर 8 सितंबर तक 58 डेज हो चुके हैं तो 23 सितंबर तक और एक्स्ट्रा कितने होंगे? 58 प्लस 2 दिन 10 तारीख हो गई और 13 दिन हो, तो ये हो गए 73, गाइस 73 डेज होंगे, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 12 जुलाई, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 12 जुलाई, 12 जुलाई से 1 अगस्त, तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, उसमें से 12 गया, 19 दिन और 1 अगस्त, मतलब ये हो गया 20 दिन, ये हो गया 20 दिन, ठीक है। उसके बाद 6 सितंबर तक, 6 सितंबर तक, बेटा 8 सितंबर तक आपने 58 माना था, शॉर्टकट तो चलाना पड़ेगा। 8 सितंबर तक आपने 58 माना था, तो 6 सितंबर तक आपने मानना पड़ेगा 56, और ये आपका 0, ठीक है। और चलते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट किस किस का? प्रोडक्ट होगा अमाउंट, नंबर ऑफ डेज। चलो 3000 इंटू 54, 1,62,000, 2500 इंटू 58, 1,45,000, ये तो 0 ही आएगा।
उसके बाद 1000 इंटू 33, ये आएगा 33,000। ठीक है, 1500 इंटू 73, ये आएगा 1,09,500। टोटल कर दो। 4,49,500। अब यहां पर कर दीजिए प्रोडक्ट। 2000 इंटू 20, 2000 इंटू 20, ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, अच्छा 3000 इंटू 56, ये हो जाएगा 1,68,000 और ये 0, तो 168 प्लस 40, ये हो जाएगा 2,08,000। अच्छा, अमाउंट का टोटल 11,000 और इधर अमाउंट का टोटल 14,000। बेटा नेट ऑफ किसको करेंगे? एवरेज ड्यू डेट होगी क्या? आपकी बेस डेट प्लस नेट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, नेट ऑफ टोटल अमाउंट, इसका डिवाइड करेंगे। तो बेस डेट आपकी क्या है? 12 जुलाई। ठीक है ना, बेस डेट है आपकी 12 जुलाई। 12 जुलाई प्लस नेट ऑफ करिए 449,500, 2,08,000। 449,500 माइनस 2,08,000 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 11। 12 जुलाई प्लस 80.5, तो 81 डेज ऐड कर सकते हैं। 80.5 आया, 80.05 आता तो हम 80 मान लेते, 80.10 आता तो 80 मान लेते। 0.5 है, उससे ऊपर आ गया तो आप उसको 81 मान लो। तो 12 जुलाई और 81, 12 जुलाई और 81, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अलग से। 81 देखो 12 जुलाई तक तो ठीक है। जुलाई में टोटल डेज कितने होते हैं? 31। 31 में से 12 गया तो 19 दिन तो जुलाई के हो गए, 31 दिन तो अगस्त के हो गए। तो अब बताओ कितने बचे? 81 माइनस 19 माइनस 31, ये बचा टोटल पूरे 30, 31 आपका दिन और डेज, और उसमें से 30 दिन आपके सितंबर के हो गए, तो अब बचा एक, तो ये हो जाएगा, सॉरी, 1 अक्टूबर विल बी एवरेज ड्यू डेट। 1 अक्टूबर को मोहन को 3,000 रुपए लेने चाहिए। 1 अक्टूबर को मोहन को 3,000 रुपए लेने चाहिए। 1 अक्टूबर ना, वेट अ मिनट, बेटा कुछ गड़बड़ आ रहा है शायद, कुछ गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, लगभग सेम है। हमारा 1 अक्टूबर आ रहा है और इंस्टीट्यूट में जो आ रहा है वो आ रहा है इंस्टीट्यूट के आंसर में 30 सितंबर, क्योंकि उन्होंने यहां पर 56 न लेकर 57 लिए। लेट मी चेक। 20 जुलाई ना, ओ सॉरी 12 जुलाई, तो 31 माइनस 12, 19 अगस्त और सितंबर। बेटा 56 होगा, सही है अपना आंसर, बिल्कुल सही है। उनका आंसर गड़बड़ है। एक्चुअली अपना आंसर आ रहा है 1 अक्टूबर, उनका आंसर आ रहा है 30 सितंबर। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 57 लिया है, जबकि 6 सितंबर तक 56 होगा। डोंट वरी। तो अपना आंसर है 1 अक्टूबर। इंस्टीट्यूट का आंसर में गड़बड़ है, उन्होंने 30 सितंबर लिखा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना। तो अपना आंसर सही है। 6
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद होमवर्क करना है, ठीक है। सो गाइस अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने 2 केसेस किए, मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक हमने 2 केसेस किए, 2 केसेस और बाकी हैं, केस 3 और केस 4, जो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको केस 3 केस 4 अगली क्लास में करवाऊंगा, और अगली क्लास में हो सकता है शायद हम न्यू लेक्चर न्यू टॉपिक भी शुरू कर दें, ठीक है। तो एनीवेज अभी हम क्लास को यहीं पर कंडक्ट करते हैं, आप इतना प्रैक्टिस करके देखिए, आप इतना प्रैक्टिस करके देखिए, मैंने आपको होमवर्क तो सफिशिएंट दिया ही हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, आप क्वेश्चन करके देखिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।